नमस्कार, हॉर्न टीवी भारत में आपके स्वागत। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां भोजपुरी अभिनेता और बसपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बलिया के नगवा गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों का समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता जल्द ही ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि वहां माती और मनुष्य की स्थिति खराब हो गई है और अब बसपा के आने से कानून का राज स्थापित होगा। इस दौरान मनोज तिवारी ने मंगल पांडे का भारत रत्न दिए जाने की मांग को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे इस सम्मान की पूरी तरह हकदार है और अगर यह पहल आगे बढ़ती है तो वे भी इसका समर्थन करेंगे। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म गया है और आने वाले चुनावों से पहले बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। और ऐसे दो विषैले सांपों से और कोबरा से बच के रहना चाहिए। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ना ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ माटी मानुष तीनों को रुला दिया है। वहाँ कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के। अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही है और भाजपा आ रही है और वहाँ पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है। ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहाँ प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने की बात बता रहा हूँ। ममता बनर्जी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि हम मीट मांस नहीं खा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में खाली शाकाहारी लोग रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में किसी के खाना खाने पे प्रतिबंध है क्या? अब आप सोच लीजिए कि ऐसी उलूल जुलूल बात कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो अभी तक इलीगल घुसपैठियों के वोट पे जीतता था। अब पश्चिम बंगाल में सनातनियों की सांसद जी, जिस तरह से अमेरिका ईरान के युद्ध में सीजफायर का हो गया, सीजफायर का हो गया और पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता किया है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है। यही एक अवसर था जो विश्व गुरु का सपना पूरा हो सकता था जब अमेरिका और ईरान के युद्ध को समझौता कराया। हमारी विदेश नीति चौपट होगी, उनका विदेश नीति चौपट है। अरे वो पहले समाजवादी पार्टी की नीति बना लेना, उसके बाद विदेश नीति। लेकिन देखो, ये मंगल पांडे जी की जगह है। मैं यहाँ पॉलिटिकल होना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये वो पॉलिसी पे चल रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में हम शांति का माहौल बना रहे हैं और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात का गर्व करे। अब आप उस देश की बात करेंगे जिसको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत की तुलना और किसी देशों से करना, ये देश में रहते हुए, मैं समझता हूँ बड़ा गुनाह है। राघव चड्ढा जी आपके संपर्क में होंगे जैसे कि सांसद जी?
अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल जरूर, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा अरे शर्मा भाई, हमारे मुस्काने का मत अर्थ निकाल लेना। हर पार्टी में अपने लोग अपने अपने काम करते हैं, और किसी को लगेगा कि हमारी पार्टी से अच्छा भाजपा है तो हम उसके लिए दरवाजा खोल दें। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना शर्त माफी मांगने का वो लगाया है कि जिस तरह से खड़गे पर अच्छा, उन्होंने देखिए, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो कुछ नहीं कहते। अब जिस पे आरोप लगेगा वो एफआईआर करेगा, लेकिन आरोप लगा के और पता नहीं कौन दरबार में घुस जा रहे हैं लोग, ये बड़ी समस्या है। खड़गे पर आरोप लगाया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब सब इस्तेमाल किया है खड़गे पर। अरे खड़गे साहब ने तो ये कह दिया कि भाजपा आरएसएस वालों को देखते ही नमाजी उठ के मार डालें। आप बताइए, इसको कोई भी समर्थन दे सकता है? हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों को देखते ही नमाज छोड़ के भी मारो, मतलब कांग्रेस क्या समझती है? नमाज करने वाले लोग खाली मारने पीटने का काम करते हैं? आप खुद देख लीजिए कांग्रेस किस फ्रस्ट्रेशन के चरम पे। पटना से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां संजय कुमार झा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी आसाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप करेगी। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने एसआईआर के खिलाफ निकली गई रैलियों को बेअसर बताया। उनका कहना है कि इन प्रदर्शनों का जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। उन्होंने यहाँ भी सवाल उठाया कि क्या किसी एक भी व्यक्ति को वोट देने से रोका गया है? ऐसा कोई ठोस उदाहरण सामने नहीं आया। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण को इतिहास से कदम बताया। नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वे शुरू से ही महिला आरक्षण के मजबूत समर्थन रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नज़रें आने वाले चुनाव की संसद के फैसलों पर टिकी है। नहीं, जो हम लोग तो यहाँ से जो समझ रहे हैं, जो फीडबैक है, जो कुछ लोग गए हुए हैं वो जो बताते हैं, तो उस हिसाब से तो आसाम में तो बिल्कुल स्वीप दिख रहा है एनडीए के पक्ष में, और उसी तरह पुडुचेरी का है, और केरला में तो एलडीएफ यूडीएफ का रहता है, तब तो लार्जली उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, तो वहाँ का मुझे बहुत फीडबैक। लेकिन आसाम में बिल्कुल एनडीए के पक्ष में स्वीप दिख रहा है। पुडुचेरी में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। सर, ये टीएमसी है, लगातार वो आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर और इस पर इलेक्शन कमीशन, इस बार चुनाव जो है दिल्ली से नियंत्रण मुक्त होना चाहिए, लगातार इस तरीके के आरोप वो लगाते रहते हैं। अरे भाई, वही एसआईआर पे बात कर रही है ना। मैं देख रहा था आज अखबार में एसआईआर पे ही मिलने गए थे लोग। अब मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ कि इतना बड़ा एक्सरसाइज बिहार में हुआ एसआईआर पर, और एसआईआर पर जो एक्सरसाइज हुआ उसी एसआईआर के बेसिस पर बिहार में इलेक्शन हुआ, और बिहार में इलेक्शन हुआ, आप सब गवाह है कि कितना हल्ला किया गया, यात्रा निकाला गया उसके खिलाफ। जनता में कोई असर हुआ इसका? चुनाव रिजल्ट सामने में है। एक आदमी मिला जो बोला हो कि हमको वोट देने से रोका गया या नाम नहीं था मेरा बूथ पर। तो ये तो जितने संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये लोग डैमेज करने में लगे हुए हैं। जनता में पकड़ बची नहीं, जनता न वोट देगा जीतिएगा भाई। तो ये परिस्थिति है, तो हमको नहीं लगता है कि इनका लगता है दीदी को काफ़ी दिक्कत है इस बार, इसीलिए देख रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं, इलेक्शन कमीशन को ही रडार में ली हुई है। महिला आरक्षण बिल का सहमति दे दिया गया है सर। बिल्कुल 16 से है हाउस, और बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। देश के इतिहास में 2-4 जो हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐतिहासिक पल जो है, उसमें ये पल होगा जब 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाएगा। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। आप लोग यंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी भाषण को सुनिएगा जब पार्लियामेंट में बोलते थे, और आज चीफ मिनिस्टर भी जब एक बार आया था यूपीए के टाइम में, हमारे पार्टी में कुछ इशू था उस समय, शरद यादव जी थे, लेकिन नीतीश जी
उनके लाइन को भी हटा करके बोले नहीं, हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। पुराना देखिए गूगल करके नीतीश जी का बयान वगैरह, और महिला आरक्षण का समर्थन किया। और बिहार में खास करके महिलाओं के लिए उनके काम को कोई भी इंडिपेंडेंटली देखेगा, ईमानदारी से, चाहे पंचायत में रिजर्वेशन हो, चाहे आप महिला सशक्तिकरण हो, उनके पढ़ाई का काम हो, महिलाओं को रोजगार का काम हो, जीविका दीदी हो, 10,000 रुपया देना हो और आगे उनको और मदद करना हो काम के लिए, इतिहास जज करेगा। इस देश में एक नेता के फैसला से करोड़ों महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, तो नीतीश कुमार से बड़ा दूसरा इस देश में कोई नहीं हुआ। नीतीश कुमार कल शपथ ले लेंगे सर? नीतीश कुमार जी आज जा रहे हैं दिल्ली, कल 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण है पार्लियामेंट हाउस में, चेयरमैन साहब दिलवाएंगे। और उसके बाद आ करके और फिर क्या होता है हम लोग के यहाँ 13 तारीख तक दिक्कत है, खरमास है, तो 13 के बाद, खरमास के बाद 14 से सब कुछ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक अहम राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा के विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी ने ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े हालिया युद्ध विराम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के बीच हुए सीज़फायर को दुनिया के लिए राहत भरा कदम बताया, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पर चिंता जताई। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी रहा है और अब शांति दूत की भूमिका में दिखना चिंताजनक है। इसके साथ ही उन्होंने चीन की भूमिका का भी जिक्र किया और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यह स्थिति भारत की कमजोर विदेश नीति को दर्शाती है, जिससे देश वैश्विक कूटनीति में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। और वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी पक्षों में संयम बरताने और सीज़फायर को पूर्ण युद्ध विराम में बदलने के लिए वार्ता की अपील की। उन्होंने यह भी कहा है कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम देश में ईंधन और ऊर्जा संकट के लिहाज से राहत देने वाला साबित हो सकता है। देश में जो खबर सुबह लोगों को मिली, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 15 दिनों का सीज़फायर हो गया। गोले तो गिरते थे इजराइल में और ईरान में, चोट लगती थी दुनिया के 3/4 देशों में, क्योंकि जो हर्मुज की खाड़ी है जिसके बीच से ये निकल के आता है, गलियारा है, वो पूरी तरह प्रभावित था। तो ईंधन और ऊर्जा लोगों को नहीं मिल पा रही थी, हर देश में संकट था। अब ये हो जाने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि सामान्य हो जाएगी सप्लाई, और जब सामान्य हो जाएगी तो जनजीवन सामान्य हो जाएगा। बहुत से लोग पलायन करके बड़े शहरों से देहातों की ओर आ गए, बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो गए, जो ठेलिया पे लगाते थे बंद हो गए। और इसी आड़ में भारत सरकार ने दे दिया है, एक्साइज में जो कमी की है, इस कम की उसका लाभ मिले उपभोक्ता सीधे, जो 33 से इन्होंने 9% की है और जो 32 से 3 रुपए की। दूसरा बड़ा दुख और कष्ट है हर भारतवासी को। 10 तारीख को जैसी खबरें, वार्ता तीनों के बीच में इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, चीन का इसमें बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद की नर्सरी है, जिसके आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार भारतवर्ष, और वो शांति दूत बन के बैठ गए। और हमारे स्वघोषित, जिन्हें भाजपा ने कर रखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं दिल्ली से देखेंगे और इस्लामाबाद में
मैं मानता हूं ये भारत सरकार की विदेश नीति के लिए कलंकपूर्ण दिन होकर जिस दिन ऐसा कुछ होता। तिरुवनंतपुरम से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। सीपीआई के महासचिव एमए बेबी ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में एलडीएफ सरकार ने केरल में शानदार काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार जबरदस्त सफलता की उम्मीद है। उनके मुताबिक इस दौरान राज्य में सामाजिक सौहार्द बना रहा और साथ ही सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि केरल में पिछले एक दशक में जो शांतिपूर्ण माहौल बना रहा उससे भी जनता ध्यान में रख रही है। इसके साथ ही एमए बेबी ने नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि केरल कई मानकों पर देश के अन्य राज्य से आगे है। आप देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस दावे पर कितना भरोसा जताती है और चुनावी नतीजे में इसका क्या असर दिखाई देता है। See, we expect a resounding success for the Left Democratic Front because the remarkable work that the 10-year-long LDF government has been able to perform, discharge, the communal amity that existed in Kerala during this period. So it's not only social welfare measures, infrastructure development, and overall progress in education, health, and other sectors. The peaceful atmosphere that existed in Kerala during these 10 years, this is also being considered by people. Renowned public intellectuals like Professor Amartya Sen and Professor Ramila Thapar, they, while participating in a discussion recently, underlined this importance. No other Indian state can genuinely claim the kind of religious tolerance and communal amity that has been existing in the state of Kerala. The election is the voting is taking place on 9th of April. So this reminds me of 69 years ago, EMS government having taken oath on 5th of April in 1957. That government took steps to abolish landlordism in the state of Kerala. Ever since the first EMS government laid the foundation stone for the modern Kerala, every LDF government, left-led government, did make remarkable contributions for the progress of Kerala, whereas the Congress-led UDF government always contributed towards taking Kerala backwards. So this, I am sure, would be there in the minds of the people when they move forward to cast their votes, and we expect a resounding victory. UDF and BJP has been saying that there has been no development and people will vote for a change. It's a travesty of truth. The Niti Aayog statistics prove that Kerala is ahead of every other state in life expectancy, child mortality, educational standards, happiness index, and so on and so forth. I don't want to shout all the statistics, but it's there in the public sphere. So they take recourse to campaigns not based on facts. The politically literate people of Kerala would be able to see through such wrong campaigns. That if does not exist, you see, we are going to win a very, very remarkable victory. Last time from 91 seats we went up to 99. This time we hope that we will. पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ने हर विपरीत परिस्थिति को हराने का मन बना लिया है
और उन्होंने कहा है कि बसपा की जीत का उत्साह और उमंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने इससे परिवर्तन की आंधी बताते हुए कहा है कि यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार के जाने का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मौजूदा सरकार निर्मम रही है और अब जनता बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत और गर्मा गई है और चुनावी माहौल में बयानबाजी तेज हो गई है। मुझे बताया गया कि यहां लगातार बारिश होती रही है। नीचे मैं देख रहा हूं सब दूर पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। दिल्ली से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने महिला के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है। उनके मुताबिक यहां सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता का बड़ा संकल्प है। तरुण चुग ने आगे कहा है कि इस कानून से संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्माण प्रक्रिया में महिला दृष्टिकोण की मजबूती मिलेगी। इस बयान के बाद महिला आरक्षण को लेकर राजनीति चर्चा और तेज हो गई है और इससे देश की राजनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बिल के लिए बोला कि अब इसमें और देरी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी बोला है दिस इज अ नीड ऑन अफेयर से आप कैसे देखते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिला शक्ति के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा युगांतकारी निर्णय लेकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा दी है। ये कदम केवल कानून नहीं है बल्कि भारत की महिलाओं के सम्मान, उनकी राजनीतिक सामाजिक सहभागिता का ऐतिहासिक महासंकल्प है, उत्थान का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। यह निर्णय न केवल संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महिला दृष्टिकोण को सशक्त करेगा। इससे एक संतुलित, संवेदनशील और समावेशी शासन व्यवस्था का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से आज तक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का जो कार्य है वो लगातार बढ़ रहा है। आज भारत की बेटियां साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यहां तक कि सुरक्षा बलों में भी देश की बेटियां भारत के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा और अब महिलाओं के नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास का सशक्त प्रमाण है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।